प्रिय विद्यार्थियों, आशा बिल्कुल नहीं थी कि एक वर्ष बीत जाएगा और कोरोना महामारी इसी प्रकार से बनी रहेगी और एक वर्ष बीत जाने पर भी हमें इसी प्रकार से आभासी कक्षाओं के माध्यम से पठन पाठन करना पड़ेगा। लेकिन जो संकट, जो वैश्विक महामारी हम लोगों के सामने आई हुई है, उसका बड़े ही संयम से, सूझबूझ से और साहस से हमें सामना करना है। अपना धैर्य नहीं खोना है। साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। जो बच्चे कक्षा 12 में थे, अभी भी हैं वो, क्योंकि उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वो भी ये मानकर चले कि उनकी परीक्षाएं होंगी और चाहे जितना भी विलंब हो सकता है 1-2 महीने लग जाए, लेकिन परीक्षाएं होंगी। इसलिए उनको भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा 11 पास करके कक्षा 12 में आ गए हैं, उन्हें भी अपनी पढ़ाई के लिए इन्हीं माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। फिलहाल आगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी उस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहां पर आज हम लोग हिंदी गद्य का विकास इस शीर्षक पर अध्ययन करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख ली हैं, क्योंकि अगर लिखता चलता तो बहुत समय लग जाता, वीडियो बड़ा लंबा होता और आप लोगों को डाउनलोड करने में अनेक तरह की कठिनाइयां आती। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम लोग जो चीज देख रहे हैं, हिंदी गद्य का आरंभ राजस्थानी बोली से माना जाता है। इस बात को आप लोग ऐसे समझेंगे कि हिंदी में गद्य लिखने की जो परंपरा थी, उसका विकास राजस्थानी बोली में हुआ। कहीं कहीं इसको भाषा भी कहते हैं, लेकिन आगे चल के अगर आप हिंदी विषय पढ़ेंगे तो आपको निश्चित हो जाएगा कि भाषा केवल हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है, और उसकी जो बोलियां हैं, बोलियां जिसको हम लोग अंग्रेजी में टंग कहते हैं, वो क्या है? और जो बोलियां हैं हमारी, जैसे अवधी, ब्रज, मैथिल, राजस्थानी, ये है। यहां पर बेटा अगला जो बिंदु है वो ये है, गोरा बादल की कथा को हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानते हैं। इसके लेखक जटमल है तथा भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की पहली रचना कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गोरा बादल की कथा। अगर प्रश्न यह होता है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, तो जटमल उत्तर होगा। और अगर कभी यह भी पूछ देता है कि गोरा बादल की कथा की भाषा क्या है, तो गोरा बादल की कथा की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अगर बेटा विकल्प में ब्रज या राजस्थानी भी आता है तो आप उसको लगा सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना महाकवि गंग कृत चंद छंद वर्णन की महिमा है। यहां पे बेटा अभी अंतर समझना होगा कि हिंदी की जो पहली गद्य रचना है वो गोरा बादल की कथा है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना कौन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? चंद छंद वर्णन की महिमा हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं वो महाकवि गंग है। बेटा वैसे गंग की रचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन साहित्य के इतिहास में इनका नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। बाद के आलोचकों ने कहा है कि तुलसी गंग दुए भय सुकवियन के सरदार, यानी कवियों के जो श्रेष्ठतम कवि थे, जो सरदार कवि थे, उनकी श्रेणी में तुलसीदास जी के साथ अगर कोई और नाम बैठता है तो गंग का बैठता है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को। ये तो बेटा पहली रचना हो गई, खड़ी बोली में पूछा गया तो हो गई। बाकी ये रचनाएं हैं, इनके विषय में भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर एक तरफ लेखक है और एक तरफ रचनाएं। पहली रचना बेटा, ये थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई, आप लोग किताब से अपना मिला लीजिएगा। ये ज्योतिरीश्वर है, ठीक है, यहाँ पे एक रवि होना चाहिए था, उसको आप लोग कर लीजिएगा। या मैं ही कर देता हूं बेटा फिलहाल, क्योंकि
ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इनकी रचना की भी कभी कभी भाषा पूछी जाती है, तो वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिल है। ये भी यहां पर लिख दिया जाए तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। इसके बाद विठलनाथ आते हैं। विठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। इसके बाद गोकुलदास जी का नाम आता है। प्राय बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है अंकों में, लेकिन स्थान की कमी थी, ब्लैक बोर्ड मेरा बड़ा छोटा सा है, तो ऐसे में उसको बनाने के लिए मैंने इसे कर लिया। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलदास जी की रचना है। नाभादास जी की रचना है अष्टांग। हालांकि बेटा नाभादास जी भक्तमाल नाम की रचना के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। हिंदी की पहली जीवनी भी उसको हम मान सकते हैं, ठीक है, इसे भक्तमाल को। लेकिन यहां पर उनकी जो गद्य रचना है वो यहां पर क्या है, अष्टयाम। इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी, इनकी रचना है भाषा योग वाशिष्ठ। और इसके बाद पंडित दौलत राम जी की रचना है पद्म पुराण। इन्होंने पद्म पुराण का हिंदी में अनुवाद किया था, संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया था। तो यहां पर आज हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास को पढ़ा है। और इसमें जो चीज महत्वपूर्ण रही है कि 13वीं शताब्दी से लेकर के हम लोगों ने 18वीं शताब्दी तक की रचनाओं का यहाँ पर चर्चा की है। अब इसके बाद हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज पे आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है, कब स्थापित हुआ, हिंदी साहित्य के विकास में इसका क्या योगदान है। यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे।